हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। वैसे तो ये टॉपिक आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, इस टॉपिक के साथ साथ ये तो आज हम करने ही वाले हैं, ठीक है, कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार संयोजित करते हैं किसी परिपथ में। तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। और वो टॉपिक है हमारा कि अगर आ जाए कि ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ये दो तरीका से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ओम के नियम का सदिश रूप या फिर ये आपका धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, दोनों में से किसी भी नाम से ये आ जाता है। तो चलते हैं बच्चों, अगर हम देखें तो या तो ये आता है ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, इस नाम से आता है तब भी आपको यही करना है। या फिर ये आता है आपका धारा घनत्व, कॉमा विशिष्ट प्रतिरोध, तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, इन दोनों ही नाम से ये आता है। आप देखें, या तो ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, या फिर धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अब बेसिकली हमें ये पता है, अगर आप यहाँ देखते हैं कि भाई धारा घनत्व को तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से, विशिष्ट प्रतिरोध को हम करते हैं सिग्मा से, और वैद्युत क्षेत्र है हमारा ई। तो बेसिकली हम ये भी कह देते हैं कि जे, सिग्मा और ई में संबंध। अब हमें ये पता है कि भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर आप ये देखें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू होता है माइनस ई। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस के ई। और अगर मैं अनुगमन वेग की बात करूं, अनुगमन वेग जो होता है, अनुगमन वेग का टॉपिक क्या होता है, मतलब इसका अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो ये होता है माइनस के ई वेक्टर टाउ, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और अपॉन आपका एम, ये होता है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू माइनस ई और अनुगमन वेग हो जाता है माइनस के ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। अब हमें ये पता है, हम जानते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में एक क्या होता है, संबंध होता है, J इज इक्वल टू, धारा घनत्व J इज इक्वल टू आपका होता है N ई वी डी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे तो जनरली होता है आपका N क्यू वी डी वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अब ऊपर हमने ये वैल्यू पुट करी हैं, तो J वेक्टर इज इक्वल टू N, इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू माइनस ई और अनुगमन वेग की वैल्यू माइनस के ई वेक्टर और टाउ अपॉन एम। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो J वेक्टर इज इक्वल टू N ई स्क्वायर
और ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। अब अगर आप यहां पे देखते हैं, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जे वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ई वेक्टर को अलग कर लें, बाकी सारा एक साथ रख लें कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम डॉट ई वेक्टर, तो इस सब की वैल्यू जो होती है बच्चों वो हो जाएगा आपका सिग्मा। क्या होगा? सिग्मा। तो आपका जे वेक्टर किसके इक्वल आ गया? सिग्मा डॉट ई वेक्टर। और इस रिलेशन को, इस संबंध को ही हम बच्चों कहते हैं ओम के नियम का सदिश रूप। तो उक्त संबंध, उक्त संबंध ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप भी कहलाता है। कहलाता है। ये आ गया जी। ये कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओम के नियम का सदिश रूप, वो v अपॉन आई इक्वल टू आर वाले रिलेशन को ही समझते हैं कि इसी में वेक्टर वगैरह लगा के इसे सॉल्व कर लें। तो बेसिकली ये सॉल्व किया जाता है। इसी के साथ साथ एक होता है आपका आवेशों की गतिशीलता। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक और है, वो और थोड़ा सा देख लें आप। आवेश की गतिशीलता। ठीक है, यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है जी? आवेश की गतिशीलता। तो बेसिकली आवेश की गतिशीलता से मतलब क्या होता है कि जो आपके आवेशित कण होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इनका एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग, किसी आवेश का एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश के अनुगमन वेग को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। आवेश की गतिशीलता कहते हैं। और इस आवेश की गतिशीलता को जो परिभाषित किया जाता है वो म्यू से किया जाता है। और म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका? Vd अपॉन ई। तो आवेश की गतिशीलता म्यू इक्वल टू होता है Vd अपॉन ई। अब Vd की जो वैल्यू होती है, Vd की वैल्यू होती है Q E टाउ अपॉन एम अपॉन ई। तो ई से ई आपका कैंसिल आउट और म्यू इक्वल टू आ जाता है Q टाउ अपॉन एम। क्या आ गया जी? Q टाउ अपॉन एम। और अगर स्पेशली इसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई इज इक्वल टू क्यू की जगह ई आ जाएगा टाउ अपॉन एम ई। प्रोटॉन के लिए ये पी आ जाता है। तो बेसिकली ये है आपकी आवेश की गतिशीलता। क्या है प्यारे बच्चों? आवेश की गतिशीलता। अब हम आते हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है जी? प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों को किसी परिपथ में जो हम संयोजित करते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों को संयोजित करने के दो तरीका होते हैं। एक तो है आपका श्रेणी संयोजन और एक है आपका समांतर संयोजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन क्या है? यानी कि पैरेलल फॉर्म ऑफ सीरीज फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर आप रेजिस्टेंस को, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए हम लेकर के चलते हैं कि माना हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। कौन कौन से? R1, R2 और R3, और इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ये हमने एक परिपथ तैयार किया, ठीक है। ये आपकी बैटरी जिसका वोल्टेज V आप ले लो, ये आपका प्लग की K, ये रेजिस्टेंस हमारा R1, ये R2 और ये R3। इस बैटरी से, सेल से जो फ्लो होने वाली धारा है, प्रवाहित धारा क्या है? I, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि श्रेणी संयोजन हम पहचानेंगे कैसे? अगर एक प्रतिरोध का जो सेकंड टर्मिनल है वो दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। आप ये देखें कि ये R1 का क्या है? फर्स्ट टर्मिनल है, पहला पॉइंट, ये दूसरा। या फिर आप ये देखें कि भाई ये जब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव R1 के लिए, ये नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल R2 का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये R3 का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी प्रतिरोध का ऋण विभव दूसरे प्रतिरोध के धन विभव के साथ जुड़ता है तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ R1 का जो ऋण विभव है वो R2 के धन विभव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये संयोजन क्या हो गया? श्रेणी संयोजन। इस संयोजन की एक खासियत है कि इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी तीनों प्रतिरोधों में जो बहने वाली धारा है बच्चों वो तो होती है समान, आई ही रहेगी, लेकिन इन तीनों प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि R1 का जो विभव होगा विभवांतर V1, R2 के लिए विभवांतर V2 और R3 के लिए विभवांतर V3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे, हम यही चीज ओम के नियम से लेकर के अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, सॉरी भाई, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? IR, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन से अगर हम ये जो फर्स्ट प्रतिरोध है अगर इसके लिए विभवांतर देखते हैं
तो V1 इज इक्वल टू IR1। अगर दूसरे के लिए निकालते हैं V2 इज इक्वल टू IR2। थर्ड के लिए निकालते हैं V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, तो अगर हम कुल विभवांतर की बात करें, कुल विभवांतर पूरे परिपथ का, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपका V इक्वल टू IR1 प्लस के IR2 और प्लस के IR3। यहाँ से आपका I कॉमन आ रहा है, तो V इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गई आपकी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो, तब अगर हम ये माने कि ये जो संयोजन है, अगर इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो RS है, तो तब V इक्वल टू IRS। समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की आप अगर तुलना करें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर आप ये तुलना करते हैं, तो V से V का कंपेयर I से I का, तो RS क्या आएगा निकल करके, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गया आपका प्रतिरोधों का संयोजन। आप 3 प्रतिरोध लेकर के चले हैं, तो 3 के लिए अगर आपके पास N प्रतिरोध हो, भाई N प्रतिरोधों के लिए N प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एच सो ऑन Rn। ये आ गया जी N प्रतिरोधों के लिए। अब अगर हम आगे देखें, भाई ये हमारा श्रेणी संयोजन हो गया। अब अगर हम समांतर संयोजन की बात करें, तो जो दूसरा पॉइंट है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन में क्या होता है, जैसे श्रेणी में एक प्रतिरोध का ऋण विभव दूसरे के धन विभव के साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिरोधों के धन धन जो सिरे होंगे वो एक पॉइंट पे जुड़े होंगे और ऋण ऋण सारे एक सिरे पर। कुछ इस टाइप से हम लेकर के चल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं, R1, ये हमने माना R2 और ये हमारा R3। हमने क्या काम किया, इनको एक साथ कनेक्ट किया, इनके धन विभव को और ऋण को किया इस वाले पॉइंट से। ठीक है, और इसको जोड़ दिया एक परिपथ के साथ, ये प्लग की मान लीजिए, प्लस माइनस। तो देखो ये तो सारे इनके पॉजिटिव टर्मिनल और ये इनके नेगेटिव। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस सारे एक जगह जुड़े हुए हैं और माइनस माइनस सारे दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो फ्लो होने वाली आपकी करंट है, अगर हम ये माने कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है जी, आई धारा, तो ये आई धारा आपकी किस में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ जा करके 3 पार्ट्स में, I1, I2 और I3। लेकिन इनका जो विभवांतर होता है सभी का क्या होता है, सेम। भाई श्रेणी संयोजन में क्या था
कि धारा का मान समान था और विभवांतर तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग थे। लेकिन समांतर संयोजन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि विभवांतर का मान तीनों के लिए समान होता है, बस उनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अगर ओम के नियम से यहाँ पे देखा जाए I इक्वल टू क्या होगा V/R, तो अगर आप इस फर्स्ट प्रतिरोध के लिए क्या निकालते हैं, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निकालते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या होगा V/R1। दूसरे के लिए अगर आप निकालें I2 इक्वल टू V/R2, और तीसरे के लिए अगर आप निकालें I3 इक्वल टू V/R3। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इस I की वैल्यू क्या होगी भैया, I जुड़ करके तो इन तीनों के बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 की वैल्यू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, अगर यहां से ये V कॉमन लिया जाए तो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम ये लेकर के चलें कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है या Rp हो, तो तब प्रवाहित तुल्य धारा क्या होगी, I इक्वल टू V/Rp, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से अगर आप कंपेयर करें समीकरण 1 और 2 से, तो I के इक्विवेलेंट है, V के, तो 1/Rp किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया जी आपका समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें क्या है, तो यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, प्रतिरोधों की संख्या n हो, तब इसे आप स्मॉल n भी ले सकते हैं, कैपिटल N भी ले सकते हैं। तो 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एच सो ऑन, तो n/R आ जाएगा जी, सॉरी या वन अपॉन आर एन। ठीक है, इस टाइप से, या फिर n/R1, जितने भी होंगे आप उतने ही आप ही कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वैसे डेरिवेशन अगर आता है तो सिर्फ 3 के लिए ही आता है। ठीक है, वैसे n/R1 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पता कैसे चलेगा, 1/R1। अब 4 है तो 4 बार जुड़ जाएगा, 5 है तो 5 बार जुड़ जाएगा, n है तो n टाइम आपका क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका संयोजन प्रतिरोधों का, जिसमें हमने श्रेणी संयोजन की बात की है और समांतर संयोजन की बात की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों हमारी होगी वो होगी हमारी सेलों का संयोजन। आज हमने जैसे प्रतिरोधों के संयोजन की बात की है, तो आगे हम सेलों का संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।